हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। हमने स्टील को स्टार्ट किया था। आज स्टील का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 मेरी 8th रैंक थी। ये मेरा रोल नंबर है। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 मेरा सिलेक्शन वर्क है और ये सब एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ये इन एग्ज़ाम्स के लिए सफिशियंट है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये 60 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IS 800 1971 recommended that in splice plate the number of rivets carrying calculated shear stress through a packing greater than 6 mm thick is to be increased by 2.5% for every। तो जो स्प्लाइस प्लेट हम यूज करते हैं, स्प्लाइस प्लेट किस लिए यूज होती है? दो अलग अलग स्टील के मेंबर्स को ज्वाइन करवाने के लिए। जैसे कि एक स्टील का मेंबर ये है, दूसरा स्टील का मेंबर ये है, इनको आपस में ज्वाइन करवाना है तो हम यहाँ स्प्लाइस प्लेट का यूज कर देंगे। ये हमने इनके ऊपर रिवेटिंग लगा दी। तो जो शियर स्ट्रेस है, अगर वो जो पैकिंग है 6 mm से ज़्यादा की प्लेट के थ्रू वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम शियर जो रिवेट्स आ रहे हैं उनको हम इंक्रीज कर देते हैं 2.5% से फॉर एवरी 2 mm थिकनेस ऑफ द पैकिंग। अगर जो प्लेट है उसकी 2 mm से ज़्यादा थिकनेस होगी तो मान लो 10 रिवेट हैं तो 2.5% से हम उन रिवेट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। स्प्लाइस प्लेट कैसी होती हैं ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। जैसे आप इसमें देखिए, दो ये कॉलम है या बीम है, कुछ भी कह लीजिए। जैसे इसमें तो हमें बीम दिखाई दे रही हैं दो, और जो ये प्लेट है इन प्लेट के थ्रू आपने क्या कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। ये आपको बीच में जॉइंट दिख रहा है, ये अलग अलग बीम थी लेकिन स्प्लाइस प्लेट के थ्रू आपने इनको ज्वाइन करवा दिया। ये जो प्लेट दिख रही है बॉटम फ्लैंज स्प्लाइस प्लेट, और ऊपर देखिए टॉप फ्लैंज स्प्लाइस प्लेटेड प्लेट्स, और एक इसमें फिल प्लेट है। फिल प्लेट का क्या मतलब है, इसमें आप साइज देख सकते हो। एक जो जो राइट हैंड साइड की तरफ वो है बीम है उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ बीम है उसकी थिकनेस थोड़ी कम है। ये देखिए आप, थिकनेस में डिफरेंस है ना, तो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हमने फिल प्लेट यूज करी है, ताकि जो ऊपर वाली प्लेट है वो बिल्कुल सीधी रखी जा सके, और फिर उसके अंदर हम रिवेट लगाने हैं तो रिवेट या फिर नट बोल्ट से इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो क्वेश्चन हमारा इसी के बारे में था, जो स्प्लाइस और फिल प्लेट है। ये आप दूसरे डायग्राम से देख सकते हो भाई, स्प्लाइस प्लेट कैसी होती हैं। ये दो बीम हैं और आपने इन प्लेट से इनको ज्वाइन करवा दिया। अलग अलग कलर की जो बीम दिखाई दे रही हैं। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना कि भाई जहाँ पे स्प्लाइस प्लेट के अंदर शियर स्ट्रेस जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है और जो प्लेट है वो 6 mm से ज़्यादा की थिकनेस है, तो 2.5% से हम नंबर ऑफ रिवेट्स को इंक्रीज कर देते हैं फॉर एवरी 2 mm थिकनेस ऑफ द पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वैन द गोज डिस्टेंस इज लार्जर देन द पिच द फेलियर ऑफ द सेक्शन में ओकर इन ए जिगजैग लाइन। तो दोस्तों गोज डिस्टेंस ज़्यादा है। गोज और पिच डिस्टेंस क्या होता है ये आपको पता ही है। जैसे ये आपकी प्लेट है, इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, तो एक रिवेट ये, एक रिवेट ये, एक ये, तो पिच होती है फोर्स के डायरेक्शन में, ये आपकी पिच होती है और ये हमारा गोज होता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होंगी, कोई इसमें बताने की चीज़ नहीं है आपको। लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है, वैन दी गोज डिस्टेंस इज लार्जर देन दी पिच। जो गोज डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू पिच। यानी कि कैसे होगा, तो इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। गोज डिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू पिच, ऐसे कुछ आप समझ गए होंगे। जो ये वाला डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ये वाला डिस्टेंस। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख भी रहा है, ये कम है ये ज़्यादा है। तो इसके अंदर फेलियर जो होगा वो किस टाइप का फेलियर होगा, तो दोस्तों इस वाले सेक्शन के अंदर जिगजैग लाइन के अंदर फेलियर होगा। जिगजैग लाइन के अंदर क्यों होगा, खुद इमेजिन कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फेल ऐसे होना शुरू होगा, अब ये तो इससे बहुत ज़्यादा दूर है तो पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा और फिर ऐसे प्लेट फेल होएगी। प्लेट कैसे फेल होएगी, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी कि जिगजैग पैटर्न में। तो पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो ये वाला डिस्टेंस है तो बहुत ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये फेल होना आसान है, ना कि ये वाला फेल होगा। बी ऑप्शन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वैन द गोज डिस्टेंस स्मॉलर देन द पिच। जब गोज डिस्टेंस छोटा है पिच से, फेलियर में ओकर इन द स्ट्रेट राइट एंगल सेक्शन थ्रू द सेंटर ऑफ द रिवेट होल।
तो ये भी बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। जो गोज डिस्टेंस है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू ये वाला, तो यहाँ से फेल होके ऐसे थोड़ी ना फेल होगा, ये तो बहुत लंबी डिस्टेंस है, ये ऐसे फेल हो जाएगा क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कम है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ये फेल होएगा। सही बात है। व्हेन द गोज डिस्टेंस एंड द पिच आर बोथ इक्वल फेलियर ऑफ दिस सेक्शन बिकम मोर लाइकली एज द डायमीटर ऑफ द होल इंक्रीज। तो जब दोनों चीज़ें इंक्रीज हो, गोज डिस्टेंस भी और पिच भी, तो फेलियर हमारा सेक्शन क्या होएगा, उतने ही ज़्यादा चांस हो जाएंगे जितना हम डायमीटर इंक्रीज़ करेंगे। अगर डायमीटर इंक्रीज़ करेंगे तो फेलियर के चांस बढ़ेंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारे 4 ऑप्शन ठीक हो गए। ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने में, बस आपको अपने दिमाग से सोचना है कोई भी प्लेट है वो फेल कैसे होएगी। जो सबसे छोटे वाला डिस्टेंस है, तो पिच छोटी होएगी तो पिच के थ्रू फेल हो जाएगी। अगर गोज छोटा होगा तो ऐसे सीधी ऐसे फेल हो जाएगी, तो वहीं क्वेश्चन इसमें पूछ जाता। और छेद बड़ा होगा तो फेलियर के चांस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों जो स्टैगर्ड रिवेट होती हैं, यानी कि जो इस टाइप से रिवेट्स लगे हुए हैं जिग जैग लाइन के अंदर, उसका जो फेलियर होता है, जैसे मैंने आपको ये लाइन ड्रॉ करके दिखाई, इस टाइप से फेलियर होगा। तो इसके अंदर जो नेट सेक्शन एरिया होता है वो हम कैसे निकाल लेंगे, उसको आप निकालोगे बी माइनस एन डी। बी क्या है, जो इसकी विड्थ है, बी माइनस एन इंटू डी, यानी कितने रिवेट के होल माइनस करने पड़ेंगे, एक होल ये है, एक होल ये है, तो आपने 2 होल माइनस कर दिए। एन क्या है, नंबर ऑफ होल इन द फेलियर लाइन। और ये स्टैगर्ड है, ये ऐसे सीधा नहीं है, ये ऐसे जिग जैग है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। जो यहाँ पे इंक्लाइन है उसके लिए वो हम कितना ऐड करते हैं, पी स्क्वायर बाई 4g। कितना ऐड करते हैं, पी स्क्वायर बाई 4g। पी क्या है, पी है पिच और जी है गोज डिस्टेंस, और टी इसकी थिकनेस हो गई, यानी कि डिस्टेंस इंटू थिकनेस, ये आपका एरिया आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए, बी माइनस एन डी प्लस पी स्क्वायर बाई 4g। और फेलियर कैसे होगा भाई, जहाँ सबसे छोटा एरिया होगा फेलियर उसी की लाइन के हिसाब से होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, अगर जो हमारा फर्स्ट केस था जहाँ पे गोज डिस्टेंस पिच से ज़्यादा है तो जिग जैग फेलियर होगा, अगर गोज डिस्टेंस कम है तो स्ट्रेट लाइन में फेलियर होगा, और डाया बढ़ेगा तो फेलियर के चांस बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलेट वेल्ड। तो इनमें से फिलेट वेल्ड का एग्जाम्पल कौन सा है, तो दोस्तों जो मिट्रे वेल्ड होता है वो फिलेट वेल्ड का एग्जाम्पल है। कितने टाइप के वेल्ड होते हैं जो फिलेट वेल्ड है, पहले तो आप उसके एग्जाम्पल देख लीजिए, मिट्रे, कनकेव एंड कन्वेक्स। ये किसके एग्जाम्पल है, फिलेट वेल्ड के। फिलेट वेल्ड क्या होता है, जो नॉर्मली ऐसे वाला वेल्ड अब करते हैं, ये हमारा क्या है, फिलेट वेल्ड है, ये हमारा फिलेट वेल्ड है। ये डायग्राम में भी जो आपको दिख रहा है। उसके अलावा कनकेव कन्वेक्स आप देख सकते हो कौन सा होता है। उसके अलावा वेल्डिंग में आता है हमारे बट वेल्ड। बट वेल्ड के क्या एग्जाम्पल होते हैं, स्क्वायर वेल्डिंग, स्क्वायर ओपन, स्क्वायर, सिंगल वी, डबल वी, सिंगल बेवल, डबल बेवल और सिंगल जे। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं, और जो इनकी शेप होती है ज़्यादातर उसी के हिसाब से है। तो इसके अंदर वी टाइप की शेप बन रही है तो वी नाम दे दिया, इसमें डबल वी है इस साइड तो डबल वी दे दिया, सिंगल बेवल में इस टाइप से कुछ होगा, और सिंगल जे में ये जे टाइप की शेप बनेगी। तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द वेल्डेड जॉइंट द मेथड इन विच आयरन फिलिंग्स आर स्प्रेड ओवर द वेल्ड एंड इट इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक करंट। तो वेल्डेड जॉइंट को चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम आयरन की फिलिंग्स को फैला देते हैं वेल्ड के ऊपर और फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करके देखते हैं। तो दोस्तों वो हमारा मेथड है मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड। और आप जहाँ पे भी आयरन का कुछ आ जाएगा तो आप समझ जाना भाई वहाँ पे मैग्नेटिक वगैरह चीज़ें होंगी और इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड ये वेल्ड को चेक करने के लिए हमारा मेथड होता है कि उसमें कोई क्रैक वगैरह तो नहीं रह गई, अच्छे से वेल्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम लेंथ ऑफ द इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड। तो इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड होता है, उसकी मिनिमम लेंथ दोस्तों कितनी होती है, वो होती है 40 mm या 4 टाइम द साइज ऑफ द वेल्ड। इंटरमिटेंट वेल्ड का क्या मतलब है, ये मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ आपको। इंटरमिटेंट वेल्ड का ये मतलब है भाई आपने पहले वेल्डिंग करी फिर थोड़ी सी छोड़ दी, फिर करी फिर छोड़ दी, तो इंटरमिटेंट। एक तो आप लगातार वेल्ड कर सकते थे ऐसे, ये हो गया कंटिन्यूस वेल्ड, और उसके कंपैरिजन में थोड़े से करा, थोड़ा सा करके छोड़ दिया। और इसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 टाइम द साइज ऑफ वेल्ड या 40 mm।
उसके अलावा एक चीज़ और होती है इसके अंदर, ये होती है स्लॉट वेल्डिंग। दोस्तों स्लॉट वेल्डिंग क्या होती है? स्लॉट वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, जैसे ये आपकी एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवाना था, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, इनको आपस में ज्वाइन करवाना। तो आप क्या कर सकते हो वेल्डिंग, आप यहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हो, ऐसे वेल्डिंग कर सकते हो। लेकिन मान लो फोर्स ज़्यादा है तो वेल्डिंग तो हमारी कम पड़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, स्लॉट बना देते हैं। स्लॉट हम कैसे बनाएंगे, इस टाइप से, यहाँ से इस प्लेट को कट कर देंगे हम ऐसे, तो जो ये डिस्टेंस था ये डिस्टेंस बढ़ गया ना, आप कितने ज़्यादा डिस्टेंस पे वेल्डिंग कर सकते हो, ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर वेल्डिंग कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं स्लॉट वेल्डिंग। और स्लॉट में के अंदर जो हम ये स्लॉट बनाते हैं, ये वाला स्लॉट, इसकी जो मिनिमम वो होती है लेंथ, वो कितनी होती है, 3 टाइम थिकनेस ऑफ वेल्ड या फिर 25 mm। कितनी होती है, 3T या फिर 25 mm स्लॉट वेल्डिंग में। और इंटरमीडिएट में 4S या 40 mm, एस क्या साइज ऑफ द वेल्ड, और वहाँ टी क्या था, वो टी थी थिकनेस ऑफ द प्लेट। अकॉर्डिंग टू IS 800 द नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट V इज गिवन बाय, तो किसी बोल्ट की जो नॉमिनल स्ट्रेंथ होती है वो हम किससे देते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो आप देख सकते हैं, 2.5 K D इंटू टी इंटू FU। और जो बोल्ट होता है, बोल्ट के अंदर हम किस चीज़ को यूज करते हैं, FU को यूज करते हैं, यानी कि जो प्लेट की स्ट्रेंथ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बोल्ट की हम स्ट्रेंथ निकालते हैं उसमें हम किसको यूज करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। अब आप कहोगे कि हम स्ट्रेंथ तो बोल्ट की निकाल रहे हैं तो प्लेट की स्ट्रेंथ को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे एज्यूम करते हैं जो हमने बोल्ट यूज किया है वो तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का यूज करेंगे और वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, तो उस वजह से उसको हम कंसिडर नहीं करते, हम प्लेट की स्ट्रेंथ को लिखते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है 2.5 K D T इंटू FU। और इसके अंदर K क्या होता है, K एक हमारा कांस्टेंट होता है, और ये D इंटू टी, ये तो आप समझ ही गए होगा, डायमीटर इंटू थिकनेस, ये क्या हो गया, ये तो एरिया के बराबर हो गया। ये शियर स्ट्रेंथ है, K हमारा एक कांस्टेंट है, K की वैल्यू कितनी होती है वो आपको याद होनी चाहिए, E/3D0 P/3D0 माइनस 0.25 FU/FU या फिर 1, इनका जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम K की वैल्यू लेंगे। P है हमारी पिच, D0 क्या है, होल ऑफ द डाया, FU उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, E क्या है, एज डिस्टेंस। तो सभी पॉइंट आपको पता चल गए होंगे और ये आपको याद होने चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। उसके अलावा दोस्तों शियर स्ट्रेंथ कितनी होती है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ये आप देख सकते हो। डिजाइन स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी, जो नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ है डिवाइड बाय गामा MB। गामा MB क्या, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द बोल्ट। बोल्ट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम कितना लेते हैं, 1.25। जो सारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैं ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दिए थे, आपको पता होने चाहिए कि गामा M0 क्या है, गामा M1 क्या है, गामा MB क्या है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपके कल वाले लेक्चर में आपको करवा दी थी। VDSB, तो डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ये किसके बराबर होती है, FUB, यानी कि जो बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है डिवाइड बाय √3 गामा MB। और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, जो एरिया लिखेंगे बोल्ट का, N यानी कि कितने प्लेन है, और नेट एरिया ऑफ द बोल्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेट एरिया ऑफ बोल्ट किसके बराबर होता है, 0.78 ग्रोस एरिया ऑफ द बोल्ट। उसके अंदर ये रिडक्शन फैक्टर भी हम लेते हैं, किस किस चीज़ के लिए रिडक्शन फैक्टर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग जॉइंट, इफेक्ट ऑफ द ग्रिप लेंथ एंड इफेक्ट ऑफ द पैकिंग प्लेट। इन 3 चीज़ों के लिए हम रिडक्शन फैक्टर लेते हैं, लॉन्ग जॉइंट, ग्रिप लेंथ और पैकिंग प्लेट का इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशो फॉर द टेंशन मेंबर शैल नॉट एक्सीड, तो जो टेंशन मेंबर के लिए मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशो कितना होता है वो होगा दोस्तों 400। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये टेबल नहीं आती तो प्री और मेंस में मिला के 5 नंबर तो आप भूल जाओ, 5 या 6 नंबर आपके नहीं आ सकते। ये कुछ ऐसे टेबल हैं, ऐसे मानो कि पेपर लीक हो गया और आपको पहले से पता है कि इस टेबल से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कितना होता है, जो टेंशन मेंबर होता है जिसके अंदर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो जाता है ड्यू टू लाइव लोड, यानी कि एक टाइप से उसमें कंप्रेशन का लोड आ रखा है, तो सिलेंडरनेस रेशो 180।
और नॉर्मल कंप्रेशन मेंबर होता है उसके अंदर स्लेंडरनेस रेशो 180 वो 180 होता है। ऐसा मेंबर जिस पर डेड लोड और लाइव लोड की वजह से कंप्रेशन आ रहा है तो 180, यानी कि कंप्रेशन में हमारा स्लेंडरनेस रेशो कितना होता है 180, और टेंशन में कितना लेते हैं हम 400 लेते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद हो गई। फिर उसके बाद एक ऐसा मेंबर जिसके ऊपर कंप्रेसिव लोड आ रहे हैं केवल अर्थक्वेक और विंड लोड की वजह से। ऐसा मेंबर जिस पे कंप्रेसिव लोड आ रहे हैं केवल विंड और अर्थक्वेक लोड की वजह से, उसके लिए स्लेंडरनेस रेशो कितना होगा 250। कंप्रेशन फ्लैंजो बीम के लिए 300। और फिर आता है नॉर्मल ए मेंबर एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड। तो ऐसा मेंबर जो टाई के तौर पे काम करता है रूफ ट्रस में, लेकिन उसके ऊपर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो सकता है विंड और अर्थक्वेक लोड की वजह से, तो उसमें आएगी 350। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आसान है ये टेबल, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है कि रॉकेट साइंस आपसे याद नहीं होगी, ईजिली याद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लाइस कवर एंड इट कनेक्शन इन अ टेंशन मेंबर शुड बी डिज़ाइन। तो जो स्प्लाइस कवर होते हैं और उसके कनेक्शन होते हैं टेंशन मेंबर में, उसको आप किस तरीके से डिज़ाइन करोगे। तो स्प्लाइस के ऊपर 50% लोड आएगा, 33% आएगा, या फिर स्प्लाइस को हम यूज ही नहीं करते या उनके ऊपर पूरी टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों जो स्प्लाइस प्लेट होती है टेंशन मेंबर के अंदर, उसको हम पूरी की पूरी स्ट्रेंथ के लिए कंसिडर करते हैं। क्यों करते हैं, अब इमेजिन करने की कोशिश करना। एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, दोनों को आपने पास पास में रख दिया, यहाँ आपने स्प्लाइस प्लेट लगा के इन दोनों को जोड़ दिया। स्प्लाइस प्लेट क्या होती है, मैंने स्टार्टिंग में आपको डायग्राम दिखाया था। यहाँ से ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब आप इसको यहाँ से पकड़ के खींचो, यहाँ से पकड़ के खींचो, तो ये दो तो सिंपल प्लेट हैं। जब आप इनको खींचोगे तो जो लोड का ट्रांसफ़र होएगा वो कैसे होएगा, लोड ट्रांसफ़र ऐसे होएगा। ठीक है, लोड ट्रांसफ़र कैसे होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे होगा ना लोड का ट्रांसफ़र। तो समझ पा रहे होगे आप कैसे हो रहा है लोड का ट्रांसफ़र इसके अंदर। तो कैसे होगा, सारा का सारा स्प्लाइस प्लेट के थ्रू होगा। अब इसको कंप्रेसर मेंबर होता, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, आपने यहाँ प्लेट लगा के इनको जोड़ दिया। ठीक है, अब कंप्रेशन का क्या मतलब है, ऊपर से आपने कुछ लोड लगाया। अब मान लो यहाँ प्लेट नहीं भी होती तो ये लोड तो घूम फिर के इस कॉलम के अंदर चला ही जाता, लेकिन आपने प्लेट लगा दी तो 50% प्लेट के थ्रू चला जाएगा, 50% डायरेक्ट इसके थ्रू चला जाएगा। तो कंप्रेशन में ऐसे होता है। टेंशन में क्या है, टेंशन में 100% आपका स्प्लाइस प्लेट के थ्रू ही जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे होगे। लेंथ ऑफ ए टेंशन मेंबर इज टू लॉन्ग, अगर टेंशन मेंबर की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो हम किस चीज़ का यूज करते हैं, ए बार इज यूज, ए बार इज यूज। टेंशन मेंबर किस प्रकार के होते हैं, वायर केबल्स होती हैं, बार एंड रोड होती हैं, प्लेट एंड प्लेट्स होती हैं। तो ये सब हमारे टेंशन मेंबर के एग्जाम्पल। टेंशन कंप्रेशन तो आप समझते ही होंगे क्या होता है। टेंशन यानी कि किसी चीज़ को खींचना और कंप्रेशन यानी किसी चीज़ को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, द अलोएबल स्ट्रेस इन द एक्सियल टेंशन इज जनरली केप्ट लेस इफ थिकनेस ऑफ द मेंबर इज मोर देन। तो जो अलोएबल स्ट्रेस होता है एक्सियल टेंशन में, हम उसको कम रखेंगे अगर थिकनेस किससे ज़्यादा है, अगर थिकनेस हमारी 20 mm से ज़्यादा है तो अलोएबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन हम कम रखेंगे। तो ये बस आपको याद रखना है, एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 in the design of a tension member using the bolted connection, the net area required to carry the design load T is given by the expression। तो आप टेंशन मेंबर का डिज़ाइन कर रहे हो बोल्टेड कनेक्शन के अंदर, तो जो नेट एरिया रिक्वायर है वो कितना होगा, एरिया जो रिक्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, जो फोर्स लग रही है डिवाइड बाय जो भी उसकी बियरिंग कैपेसिटी है उसके बराबर होता है। अब ये हमारा बोल्टेड कनेक्शन है तो इसके लिए क्या होगा, ये तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है कि मोटे मोटे तौर पर ऐसे होता है कि भाई एरिया इज इक्वल टू F डिवाइड बाई FU। इसके अंदर कितना होगा, तो एरिया रिक्वायर कितना होगा, जो भी टेंसाइल फोर्स लग रही है उसके बराबर डिवाइड बाई FU। और पूरी स्ट्रेंथ हम कंसिडर नहीं करेंगे, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, वो कितना होगा 1.25। तो ऐसा ऑप्शन इसके अंदर कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन। एरिया नेट जो रिक्वायर है TO यानी कि जो टेंसाइल फोर्स लग रही है डिवाइड बाय जो उसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कितनी है FU, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1.25 लेंगे बोल्टेड कनेक्शन में। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो किसी भी मटेरियल की
टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी मेंबर की किसके बराबर होगी, ग्रॉस एरिया मल्टीप्लाई बाय यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। गामा एम नोट क्या, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्डिंग के केस में। तो भाई आपको एरिया जो रिक्वायर है वो किसके बराबर होगा, जो फोर्स लग रही है डिवाइड बाय उसकी जो स्ट्रेंथ है एफ वाई डिवाइड बाय गामा एम नोट। अगर इसके अंदर वो होती अल्टीमेट स्ट्रेस लग रही होती यील्डिंग के केस में तो हम ऐसे लेते हैं, अगर अल्टीमेट वो लग रही होती फोर्स तो हम क्या कंसिडर करते हैं 0.9 FU एरिया नेट डिवाइड बाय गामा M1। अल्टीमेट के केस में हम क्या यूज करते हैं, गामा M1 और इसकी वैल्यू होती है 1.25 और गामा M नोट की वैल्यू कितनी होती है 1.1 किसके केस में, जो हमारे स्टील के मेंबर्स हैं उनके केस में। उसके अलावा गामा MB ये हमने कितना देखा था अभी 1.25। अगर बोल्ट के अंदर हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है मटेरियल ऑफ बोल्ट तो 1.25 लेते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। 0.9 FU एरिया नेट डिवाइड बाई गामा M1, जहाँ पे 0.9 FU लेंगे तो वहाँ एरिया नेट आ रहा है और गामा M1, जहाँ पे एरिया ग्रोस है तो वहाँ FY आएगा यानी कि यील्डिंग हो रही है अपन गामा M नोट आएगा। तो ये आप डिफरेंस समझ गए होगे, क्योंकि जो यील्डिंग होती है यील्डिंग पूरे के पूरे सेक्शन की होगी और जो फेलियर होएगा यानी कि जब अल्टीमेट स्ट्रेसेस लग रही होंगी तो केवल वो नेट एरिया का होएगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट को आपने खींचना शुरू किया तो ये यील्ड हो जाता है, तो यील्डिंग के अंदर ये पूरी की पूरी प्लेट है, यहाँ का जो मटेरियल वो खिंच जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, यील्डिंग बोलेंगे। और जब अल्टीमेट स्ट्रेसेस लगेंगे, जब फेलियर होएगा तब क्या होएगा, जहाँ पे ये होल है यहाँ से प्लेट टूट जाएगी। तो यील्डिंग में और अल्टीमेट जो स्ट्रेसेस हैं उनके बीच में आप डिफरेंस समझ पाए होगे। In the design of tensor member, the design strength due to yielding of cross section is given by, तो पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन यील्डिंग होता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आप कैसे बताओगे। तो 0 पॉइंट तो उसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, एक एलिमिनेट कर दिया। गामा M1 भी नहीं आएगा, ठीक है, गामा M1 भी नहीं आएगा। गामा M1 किसके लिए होता है, अल्टीमेट के लिए, इसमें भी गामा M1 है। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका, ये ऑप्शन बचा ना। और अभी हमने ऊपर भी देखा एरिया ग्रोस FY डिवाइड बाय गामा M नोट, जब पूरा सेक्शन यील्डिंग होगा तो ये आएगा। अगर अल्टीमेट पूछता तब क्या आता, अल्टीमेट पूछता तो 0.9 F अल्टीमेट। अब यहाँ पे नेट एरिया लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, नेट एरिया लेंगे डिवाइड बाय गामा M1 लेंगे, ये होता है अल्टीमेट के लिए। और यील्डिंग के लिए ये होगा। उसके अलावा दोस्तों जो इफेक्टिव लेंथ होती है कंप्रेशन मेंबर की वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सिलेंडरनेस रेशो की जो वो थी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो जो कंप्रेशन मेंबर की इफेक्टिव लेंथ होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पता होनी। तो जो अलग अलग एंड कंडीशंस होती हैं उनके लिए थ्योरेटिकल लेंथ और IS कोड प्रोविजन के हिसाब से इफेक्टिव लेंथ हम निकालते हैं। जो थ्योरेटिकल लेंथ हम किसके अंदर यूज करते हैं, सोम के अंदर। और अगर स्टील का या RCC का क्वेश्चन है तो हम कौन सी यूज करेंगे, IS कोड प्रोविजन वाली लेंथ यूज करेंगे, यानी कि रिकमेंडेड लेंथ यूज करेंगे। तो डिफरेंस आप समझ गए होगे। और ये याद कैसे करनी है, 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ये भाई दोनों एंड फिक्स है तो कितनी होगी 0.5L, दोनों एंड फिक्स तो 0.5L। एक फिक्स है एक हिंज है तो 0.707L, यानी कि L/√2, L/√2, ये क्या है √2 है, ये L/√2। उसके बाद दोनों एंड हिंज है तो L सिंपल। और उसके अलावा एक फिक्स है एक फ्री है तो 2L। तो ये 4 केस तो आपको याद होने चाहिए। और सेम इनके अंदर जो IS कोड का प्रोविज़न है उसके हिसाब से जो इफेक्टिव लेंथ है वो हम थोड़ी सी ज़्यादा कंसिडर करते हैं। 0.5 वाले के लिए 0.65 हो जाएगी, 0.7 वाले के लिए 0.8, L वाले के लिए L ही रहेगी और 2L वाले के लिए 2L ही रहेगी। तो ये 4 केस तो आपको बेसिक वाले केस ये 4 तो आपको पता ही होने चाहिए। उसके अलावा 2 केस और होते हैं। इन केस के अंदर क्या है, 5th नंबर वाला केस क्या है, एक तरफ तो हिंज है, हिंज का क्या मतलब है, यहाँ पे जो यहाँ पे हिंज है इस चीज़ का क्या मतलब है, ये रोटेशन कर सकता है लेकिन मूवमेंट नहीं कर सकता। और इसके ऊपर क्या है,
इसके ऊपर ये है, ये रोटेशन नहीं कर सकता लेकिन मूवमेंट कर सकता है, यानी कि ट्रांसलेशन हो सकती है, यानी मूवमेंट हो सकती है लेकिन रोटेशन नहीं हो सकती, तो उस केस में भी 2L और 2L। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट भी आपको याद हो गया होगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट में क्या है, एक तरफ तो रोटेशन हो सकती है, मूवमेंट नहीं हो सकती, दूसरी तरफ क्या, मूवमेंट हो सकती है, रोटेशन नहीं हो सकती। और फोर्थ नंबर पॉइंट के अंदर क्या है, रोटेशन नहीं हो सकती किसी भी साइड लेकिन मूवमेंट हो सकती है, तो L और 1.2L। तो ये सभी 6 केस आपको याद होने चाहिए, जो शुरू के 4 थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो लेसिंग है, लेसिंग में इफेक्टिव लेंथ को हम 5% से, बेटन में 10% से इस चीज़ को इनक्रीज़ कर देते हैं। इफेक्टिव लेंथ हम IS कोड में हल्की सी ज़्यादा लेते हैं देन दी थ्योरेटिकल वैल्यू टू अकाउंट फॉर द लैक ऑफ 100% फिक्सिटी एट सपोर्ट। तो थ्योरेटिकल वैल्यू के अंदर तो हम सब कुछ आइडियल कंडीशन लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल कंडीशंस होती हैं RCC के अंदर, स्टील के अंदर, तो 100% हम फिक्स नहीं कर सकते सपोर्ट पे, तो उसको अकाउंट करने के लिए हम इफेक्टिव लेंथ को हल्की सी ज़्यादा लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिलेंडर सेक्शन बक्कल लोकली। तो जो सिलेंडर सेक्शन होता है वो कब बक्कल करेगा, तो दोस्तों वो यील्ड मूवमेंट को पहुंचने से पहले ही बक्कल कर जाएगा। हमारे पास 4 टाइप के सेक्शन होते हैं, हम थोड़ा देखेंगे इसको, अभी नहीं देख रहे, 2-3 क्वेश्चन बाद आएगा वो वाला क्वेश्चन भी। तो सिलेंडर सेक्शन कब करेगा, यील्ड मूवमेंट पहुंचने से पहले ही बक्कल कर जाएगा। सिलेंडर सेक्शन किस चीज़ को बोलेंगे, एक तो आपका ये वाला कॉलम है और एक आपका ये वाला कॉलम है, तो इनमें से कौन सा कॉलम बक्कल होने के ज़्यादा चांस है, तो जो ये सेकंड वाला कॉलम है इसके बक्कल होने के ज़्यादा चांस है, यानी कि इस टाइप से मुड़ने के। तो ये वाला क्या है, सिलेंडर मेंबर है, जो दूसरे नंबर वाला ये सिलेंडर मेंबर है, यील्ड होने से पहले ये बक्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ। तो दोस्तों लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ जो होती है किसी स्टील आई सेक्शन की, जो कि बेंडिंग कर रहा है अपनी मेजर एक्सिस के अबाउट, यह आपका स्टील का आई सेक्शन है, तो हम इसको साइड से देखेंगे तो हमें तो ऐसे ही दिखाई देगा सिंपली, ठीक है। ये स्टील का आई सेक्शन है कोई, और इसके अंदर बेंडिंग होने लग रही है, इसके अंदर बेंडिंग होगी कहाँ, इसकी मेजर एक्सिस के अबाउट। तो फिर जो इसकी लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, तो हम देख लेते हैं किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, पहले ऑप्शन को देखते हैं, लेटरल अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज। तो जो अनसपोर्टेड लेंथ है कंप्रेशन फ्लैंज की, उस चीज़ के ऊपर इसकी बकलिंग के अंदर स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड ऑप्शन, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द मेजर एक्सिस ऑफ द सेक्शन, तो सेकंड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, जो मेजर एक्सिस के अबाउट इसका वो है रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगी, इसकी लॉन्गिट्यूडनल बकलिंग स्ट्रेंथ। कौन सी डिपेंड करेगी, लॉन्गिट्यूडनल, और हमसे क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ, लेटरल, लेटरल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि माइनर एक्सिस है उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दी माइनर एक्सिस, और बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द मेजर एक्सिस ऑफ द सेक्शन विल नॉट इफेक्ट द लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ। तो हमें लेटरल बताना था, जो लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, मेजर एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, बिकॉज बकलिंग ऑलवेज ऑकर अबाउट द माइनर प्रिंसिपल एक्सिस और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। बकलिंग हमेशा कहाँ होगी, माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट होगी, या फिर जहाँ पे सिलेंडरनेस रेशो सबसे ज़्यादा होगा। सिलेंडरनेस रेशो ज़्यादा का मतलब आप समझ सकते हो, और सिलेंडर सेक्शन क्या होता है वो भी आप समझ सकते हो, बहुत पतला सा सेक्शन और जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर लोड लगेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये सिलेंडर सेक्शन है। आई होप सिलेंडर सेक्शन क्या होता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। और मेजर एक्सिस कौन सी होती है, जो ये जेड जेड एक्सिस है, ये वाली एक्सिस मेजर एक्सिस है और ये वाली एक्सिस माइनर एक्सिस है। बाउंड्री कंडीशंस के हिसाब से क्या होगा, अगर जो सपोर्ट है वहाँ हमने अच्छे से फिक्स कर रखा है उसको, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मोर फिक्स एट एंड सपोर्ट, तो लेटरल बकलिंग में स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। अनसपोर्टेड लेंथ उसकी ज़्यादा है तो बकलिंग के चांस बढ़ जाएंगे, यानी बीम हमारी कमज़ोर हो जाएगी। अनसपोर्टेड लेंथ अगर ज़्यादा है तो बकलिंग के चांस बढ़ जाएंगे। तो बेसिक है वो तो लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा, बस इमेजिन करने की ज़रूरत है। मोर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ माइनर प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In order to determine the allowable stress in the axial compression, Indian Standard Institution has adopted. तो allowable stress in axial compression, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए आप। एक्सियल कंप्रेशन के अंदर अलोएबल स्ट्रेस निकालने के लिए हमने कौन से मेथड को अडॉप्ट किया है? रैंकाइन फॉर्मूला को। अलोएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन, किसके अंदर? एक्सियल कंप्रेशन के अंदर अलोएबल स्ट्रेस के लिए कौन सा फॉर्मूला? रैंकाइन फॉर्मूला। तो हम मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला यूज करते हैं जो किसके बराबर होता है? जो परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन किसके बराबर होती है? 0.6 FCC FY डिवाइड बाय FCC की पावर 1.4 प्लस FY की पावर 1.4 होल की पावर 1/1/4। तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, लेकिन रीडिंग ले लेना है इसकी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कुछ इस टाइप से पूछ सकता है कि भाई यहाँ 1.4 है या 0.6 है, बाकी सारा फॉर्मूला दे देगा, बस इस चीज़ को गायब करके कह देगा आपसे भाई बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। तो इस टाइप से FY क्या है? FY तो है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और FCC क्या है? क्रिटिकल स्ट्रेस इन दी कंप्रेशन, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, जिसे हमें किसने दिया था? यूलर ने दिया था। यूलर ने बताया था ना ये पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर वाला फॉर्मूला। उसके अलावा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर। कौन सी स्ट्रेंथ? डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर किसने बताई? पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला ने। किसने? पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला ने। डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक्सियल कंप्रेशन में स्ट्रेंथ, डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है रैंकाइन और पेरी रॉबर्टसन में। उसके अलावा पेरी रॉबर्टसन का ये फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। इसके अंदर आप ये याद रख लेना कि इम्परफेक्शन फैक्टर होता है पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूले में, और ये 4 टाइप की क्लासेज होती हैं A, B, C और D। इसके अंदर जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है, इम्परफेक्शन फैक्टर हमारा बढ़ता जाता है, और ये अल्फ़ा का फैक्टर बढ़ेगा तो अलोएबल स्ट्रेस हमारा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। भाई इम्परफेक्शन यानी कि इम्परफेक्शन क्या है? यानी ख़राब चीज़, अगर वो चीज़ बढ़ती जा रही है तो क्या होगा? अलोएबल स्ट्रेस हमारा कम होता जाएगा। किसके हिसाब से? पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला के हिसाब से। डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियली लोडेड मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डेप्थ ऑफ ए सेक्शन ऑफ एन अपर कॉलम इज मच स्मॉलर देन द लोअर कॉलम। जो ऊपर वाला कॉलम है, अपर कॉलम की डेप्थ कम है लोअर कॉलम के कंपैरिजन में, तो हम किस चीज़ को यूज करेंगे? तो दोस्तों हम फिलर प्लेट्स को और बियरिंग प्लेट्स को यूज करेंगे। हम किसको यूज करेंगे? फिलर प्लेट्स को और बियरिंग प्लेट को यूज करेंगे कॉलम स्प्लाइस के साथ। जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था बिल्कुल, उसमें मैंने आपको गूगल में इमेज दिखाई थी, तो हमने फिलर प्लेट यूज करी हुई थी ना उसके अंदर, तो उस टाइप से हम फिलर प्लेट को यूज करेंगे। जैसे इसमें देखिए, जो नीचे वाला कॉलम है वो तो कितना बड़ा है, और ऊपर वाला कॉलम कितना छोटा सा है। ये ऊपर वाला कॉलम है, ये बिल्कुल छोटा है, तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमें क्या यूज करनी पड़ रही है? फिलर प्लेट यूज करनी पड़ रही है। फिलर प्लेट ये आप देख सकते हो, जो इसमें शेडेड कर रखी है वो फिलर प्लेट है। उसके अलावा एक बियरिंग प्लेट भी यूज करेंगे, ताकि जो ऊपर वाला कॉलम है वो इसके ऊपर टिकेगा कैसे। तो एक जो आपको प्लेट दिख रही है, ये वाली प्लेट हमने इस ऊपर वाले कॉलम के नीचे लगाई, यहाँ हमने फिलर प्लेट करी, और फिर हमने स्प्लाइसेज लगाई, तब हमने यहाँ स्प्लाइसेज लगाई। जैसे कि आप इस वाला डायग्राम में देख सकते हो, आप कैसे फिलर प्लेट को यूज कर सकते हो। 2 अलग अलग साइज़ के मेंबर्स थे, तो उनको ज्वाइन करवाने के लिए, जो छोटे वाले को भी बड़े वाले के बराबर साइज़ का करने के लिए हमने फिलर प्लेट लगा दी, जो ऑरेंज कलर से दिख रही है, और जो स्प्लाइस प्लेट से हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो जब साइज़ कम ज़्यादा होगा तो हम क्या यूज करेंगे? फिलर प्लेट्स को और बियरिंग प्लेट को, दोनों को यूज करेंगे। फिलर एंड बियरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विद द कॉलम स्प्लाइस, तो कॉलम स्प्लाइस के साथ फिलर एंड बियरिंग प्लेट्स को प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मल केस में तो ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। उसके अलावा जब साइज़ का डिफरेंस होगा तब हम ये स्टिफनर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उसको एडिशनल स्टेबिलिटी मिले। जो ये स्टिफनर आपको दिख रहे हैं, ये स्टिफनर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अनस्टिफन्ड फ्लैंज ऑफ ए बीम इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन द मैक्सिमम अलोएबल आउटस्टैंड इज इक्वल टू। तो जो अनस्टिफन्ड फ्लैंज होती हैं
किसी बीम के अंदर फ्लेक्सुरल कंप्रेशन में, तो मैक्सिमम अलोएबल आउटस्टैंड किसके बराबर होता है, तो हमारा 20T के बराबर होता है। अनस्टिफन्ड का क्या मतलब है, जैसे कि दोस्तों ये दीवार है, यहाँ आपने कोई बीम लगा दी, अब लोड आया यहाँ पे, तो क्या चांस है ये मुड़ने के, बहुत ज़्यादा चांस है ना मुड़ जाने के। सपोज आपने यहाँ लोहे की पट्टी लगा दी है, इस टाइप से लोहे की पट्टी लगा के आपने क्या कर दिया, इसको स्टिफन कर दिया, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी। जब ये ऐसे मुड़ने की कोशिश करेगा, ये ऐसे यहाँ से मुड़ने की कोशिश करेगा, इसके अंदर कंप्रेशन फोर्सेस डेवलप होंगी और ये इसको मुड़ने नहीं देगा, इसको हमने एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी। तो जो स्टिफनर होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। आपके घर में कुर्सियाँ होंगी या फिर कूलर का स्टैंड हो गया, या AC के लिए जो आप दीवारों के ऊपर स्टैंड वगैरह बनाते हो, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके अंदर हम इस टाइप से स्टिफनर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमें एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाए। तो हमारी तो सिविल इंजीनियरिंग का फ़ायदा यही है कि जो भी चीज़ें हैं आपको रियल लाइफ में दिख जाती हैं। अब बाकी अपना जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, अनस्टिफन्ड फ्लैंज। अनस्टिफन्ड फ्लैंज का क्या मतलब है, जैसे ये आई बीम है, अब इसकी जो फ्लैंज है, फ्लैंज यानी कि जो ये वाला पार्ट है, इसको अनस्टिफन, कोई भी हमने एडिशनल सपोर्ट नहीं दे रखा। अगर आप इसमें यहाँ कोई प्लेट प्रोवाइड कर देते इस टाइप से, तो आपने क्या कर दिया, इसको स्टिफ कर दिया। स्टिफ यानी कि इसको मजबूती, एक्स्ट्रा मजबूती प्रोवाइड कर दी। लेकिन क्वेश्चन में क्या अनस्टिफन्ड है, तो उसके अंदर जो अलोएबल आउटस्टैंड है वो मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, 20T के बराबर। आउटस्टैंड फ्लैंज यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है, जो आउटस्टैंड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, आउटस्टैंड। और किस चीज़ के लिए, हम इस फ्लैंज के लिए मेजर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वो कितना हो सकता है, 20T। और T किसके बराबर है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, जो फ्लैंज है उसके थिकनेस के बराबर। The flange plate should not exceed more than 20T beyond the outer line of the connection। तो जैसे आई बीम के अंदर ये हमारा फ्लैंज है, तो मैक्सिमम ये कितना जा सकता है, 20T। और T किसकी थिकनेस है, जो फ्लैंज प्लेट है उसकी थिकनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है जिसका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और अलोएबल वर्किंग स्ट्रेच इसके अंदर 625 kg/cm स्क्वायर है। तो उसके अंदर सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता होना चाहिए, जो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है उसके अंदर अलोएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस किसके बराबर होता है। स्ट्रट क्या होता है, स्ट्रट तो एक कंप्रेशन मेंबर होता है, जैसे सिंपल कॉलम हो गया उसी टाइप का स्ट्रट होता है। और उसके अंदर अलोएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कंटिन्यूअस है उसके लिए नॉर्मल सिग्मा AC, सिंगल या डबल एंगल कंटिन्यूअस के लिए क्या होगी, जो भी अलोएबल स्ट्रेस है उसके बराबर ही सिग्मा AC के बराबर। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट है उसमें कितनी होगी, 0.8 सिग्मा AC। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद कर लेनी है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट जिसको हमने केवल एक रिवेट से ज्वाइंट किया, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, 0.8 सिग्मा AC। डबल एंगल प्लेस बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ द गजट प्लेट, डिसकंटिन्यूअस की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 0.8 सिग्मा AC। तो ये दो आपने याद कर लिए, तो बाकी सभी का अपने आप हो गया कि भाई सिग्मा AC आएगा, बाकी सब में इन दोनों के लिए सिग्मा AC। सेकंड ऑप्शन में क्या है, सिंगल एंगल कनेक्टेड विद द वन रिवेट। तो एक एंगल है, एंगल सेक्शन इस टाइप का होता है, तो इसकी पूरी लेंथ होगी कुछ, ठीक है। और आपने इसको किससे ज्वाइन किया, केवल एक रिवेट से, एक रिवेट यहाँ लगा दिया, एक रिवेट यहाँ लगा दिया। या फिर आप इसको ऐसे देखो, जैसे आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो एक रिवेट आपको यहाँ लगा हुआ दिखेगा, एक रिवेट यहाँ से लगा हुआ दिखेगा, और ये आपका सिंगल एंगल है, ठीक है। तो सिंगल एंगल के अंदर कितनी होगी, 0.8 सिग्मा AC, और डिसकंटिन्यूअस है। उसके अलावा डबल एंगल, दो एंगल हैं, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, और एक दूसरे के साथ इकट्ठे आपने इनको कनेक्ट किया है, एक ही साइड के ऊपर कनेक्ट है, तो इनकी परमिसिबल स्ट्रेस हमने कितनी लेंगे, 0. सिग्मा AC। अब हमारे क्वेश्चन में क्या चीज़ है, सिंगल एंगल का डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, सिंगल एंगल का डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेस, सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, तो उसके अंदर अलोएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितने किसके बराबर होगी, 0.8 सिग्मा AC। तो इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक यही थी। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी हम कैसे निकाल लेंगे, 0.8 सिग्मा AC मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया इसका दिया ही हुआ है, तो ये 0.8 सिग्मा AC जो हमें निकालना था, वहीं इसके अंदर थोड़ा सीखने वाली चीज़ थी आपके लिए।
तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर का बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर से कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हुई होंगी इस लेक्चर से और आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप एक सब्जेक्ट को रोज़ रिवाइज करते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है। और रीजनिंग जीके को भी प्रॉपर 1-1.5 घंटा आप टाइम दे के चलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड आप सब ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए।